रॉबर्ट ने अचानक देखा कि कुछ ही दिनों में उसकी सौतेली बेटी काफी बड़ी हो गई है। उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर उसके मन में अचानक एक गंदा ख्याल आया। लड़की की माँ सारा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। रॉबर्ट एक गुंडा था, वो कुछ भी कर सकता था। हालांकि सारा ने बहुत पहले ही उससे तलाक ले लिया था, लेकिन वो कभी भी उससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकी। मजबूरी में उसने अपने सारे पैसे उसे दे दिए और उस आदमी से विनती की कि वो तुरंत वहां से चला जाए, लेकिन उसे उस आदमी की हैवानियत का अंदाजा नहीं था। पैसे मिलने के बाद भी वो नहीं गया, बल्कि उसने अपना ध्यान उस बच्ची की तरफ मोड़ लिया। वो सारा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। अपनी माँ की चीखें सुनकर लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे पास में रखा एक कप उठाया और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। लड़की बहुत डरी हुई थी। सारा तुरंत उठी और अपनी बेटी को अपने पीछे छिपा लिया, लेकिन उन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि इस एक वार से वो आदमी नीचे नहीं गिरेगा। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और एक बार फिर खड़ा हो गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए सारा ने एक तार खींचा और जल्दी से उसके गले में फंदा डाल दिया। फिर उसने पूरी ताकत से उसे खींचकर मेज के कोने से टिका दिया। वो आदमी जोर लगाकर छटकाने लगा। तब लड़की ने तेजी से आगे बढ़कर रॉबर्ट के हाथ पर जोर से काट लिया। माँ और बेटी दोनों की ताकत के आगे वो आदमी धीरे धीरे शांत पड़ गया। माँ बेटी अभी भी सदमे में थी, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने अपनी बेटी को बेडरूम में छिपने को कहा। फिर उसने एक कंबल से लाश को ढक दिया। खुद को थोड़ा शांत करने के बाद वो दरवाजे के पास आई। वो थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। सामने वाला आदमी शायद कुछ जानता था। सारा ने यूं ही कुछ बहाने बनाए और उसे वहां से जाने को कह दिया। शांत होने के बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला किया, लेकिन उसकी बेटी ने रोते हुए उसे वहां जाने से रोक लिया। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी। क्या तुमने कुछ सोचा? अगर तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम दोनों अकेले इस लाश को यहाँ से नहीं हटा पाओगी। सारा और डेविड पड़ोसी तो थे, लेकिन उनके बीच कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। फिर भी सारा ने न जाने क्यों उसे अंदर आने दिया। डेविड बहुत शांत लग रहा था। उसने दास्ताने पहने और लाश को देखने लगा। ये सब मैंने अकेले किया है, इसका मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, पहले मैंने उसे मारा था। तुम चुप रहो, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। शायद किसी वजह से डेविड ने उनकी मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले लाश के कपड़े उतारने होंगे, क्योंकि ज्यादा समय बीतने पर लाश अकड़ जाएगी और फिर इसे ठिकाने लगाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा काम है इस पूरे कमरे को अच्छी तरह साफ करना, ताकि पीटर का कोई भी नामो निशान यहाँ न बचे। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें माँ बेटी के लिए एक ऐसा सबूत बनाना होगा जिससे लगे कि वे वारदात के वक्त वहां नहीं थी। इतने गहरे डर और घबराहट में सारा के पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डेविड एक मैथ जीनियस है जो समय और जगह का सही इस्तेमाल करने में माहिर है। उसकी सोची समझी प्लानिंग से ये एक सीधा सा दिखने वाला केस एक ऐसी पहेली बन गया जिसे कोई नहीं सुलझा सका। आज हम सस्पेंस से भरी फिल्म सस्पेक्ट एक्स के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि कातिल कौन है, लेकिन जब आपको लगने लगता है कि आपको पूरी कहानी समझ आ गई है, तभी आखिरी पल में आपको पता चलता है कि आपने जो देखा वो सिर्फ एक बुना हुआ झूठ था। असली और हैरान कर देने वाला सच तो आपको फिल्म के आखिर में ही पता चलेगा। अगले दिन पुलिस को नदी के किनारे एक आदमी की लाश मिलती है। लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था और पास ही कुछ अधजले कपड़े पड़े थे। लाश को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था। उसके चेहरे पर इतने भारी वार किए गए थे कि उसकी पहचान करना नामुमकिन था। उंगलियों को बार बार जलाया गया था जिससे फिंगरप्रिंट न मिल सके। मौत गले पर लगे घाव से हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गला घोंट कर मारा गया हो। कातिल बहुत ही बेरहम और चालाक था, जिसके पास पुलिस से बचने की गजब की तरकीबें थी। इसलिए पुलिस ऑफिसर जॉन समझ गया कि ये कोई आम मर्डर केस नहीं है। पुलिस को क्राइम सीन के पास से एक रेंटल साइकिल मिली। जांच के दौरान साइकिल रेंटल कार्ड की जानकारी से पीटर नाम के एक आदमी का पता चला। पीटर एक होटल में ठहरा हुआ था। उसके होटल के कमरे से पुलिस को जो सबूत मिले वे उस लाश से बिल्कुल मेल खाते थे। उस रेंटल साइकिल पर मिले फिंगरप्रिंट और होटल के कमरे के फिंगरप्रिंट एक जैसे थे। ये दोनों ही सबूत इस बात का पक्का इशारा कर रहे थे कि वो लाश पीटर की ही है। मौत का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच का था। जांच के बाद पुलिस को 3 लोगों पर शक हुआ। उनमें से 2 लोगों का पीटर के साथ पैसों को लेकर विवाद था, लेकिन रकम इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई किसी की जान ले। तीसरी संदिग्ध पीटर की एक्स वाइफ सारा थी। ऐसा कहा जाता है कि पीटर को जुए की लत थी और जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो सारा के पास जाता था। इसलिए पुलिस का सबसे ज्यादा शक उसी पर था। कुछ ही समय बाद पुलिस उसके घर पहुंची। 2 दिन पहले नदी के किनारे एक लाश मिली है। वो तुम्हारे एक्स हस्बैंड पीटर की है। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए सारा बहुत शांत लग रही थी, लेकिन उसकी कुछ छोटी छोटी हरकतें जॉन की पैनी नजरों से नहीं छिप सकी। 10 तारीख को तुम कहाँ गई थी? 10 तारीख को रोज की तरह मैं 8 बजे से पहले ही काम पर निकल गई थी, लेकिन उस दिन काम के बाद मैं अपनी बेटी के साथ एक फिल्म देखने गई थी। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है, जैसे कि फिल्म की टिकट वगैरह? शायद मैंने उसे फेंक दिया। सारा को उस फिल्म का एक ब्रोशर मिला। उस ब्रोशर के अंदर जॉन को फिल्म की 2 टिकटें मिल गई, जो ये साबित करने के लिए काफी थी कि सारा झूठ नहीं बोल रही है। पुलिस वाले बस वहां से निकलने ही वाले थे, तभी कॉरिडोर में उनका सामना डेविड से हुआ। जॉन को अचानक कुछ याद आया और वो डेविड के पास गया। क्या तुमने इस आदमी को पहले कभी देखा है? नहीं। क्या तुम पड़ोस में रहने वाली सारा को अच्छे से जानते हो? कुछ खास नहीं। तभी जॉन का ध्यान डेविड के हाथ में पकड़े एक लिफाफे पर गया। उस पर अंग्रेजी में इंटरनेशनल फिजिक्स एसोसिएशन लिखा हुआ था। कोई खास जानकारी न मिलने पर दोनों मुड़कर वहां से चले गए। केस की जांच अब एक बंद गली में पहुंच गई थी, इसलिए जॉन ने अपने सीनियर टॉम से मदद मांगने का फैसला किया। टॉम इस शहर का सबसे कम उम्र का एक शानदार प्रोफेसर और फिजिक्स जीनियस था। उसने इससे पहले भी पुलिस को कई उलझे हुए केस सुलझाने में मदद की थी, जिसमें से सबसे मशहूर साउंड वेव मर्डर केस था। उस केस में कातिल ने साउंड वेव मशीन का इस्तेमाल करके शिकार की गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ दिया था, जिससे गाड़ी बैरिकेड से टकरा गई थी। इस तरह उसने एक मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दे दिया था, लेकिन फिर भी टॉम ने उस कातिल की चालाकी पकड़ ली थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि टॉम के सामने कोई भी शातिर मुजरिम बच नहीं सकता था। जॉन ने टॉम को पूरी घटना के बारे में बताया और अपना शक जाहिर किया। मुझे लगता है कि मरने वाली की एक्स वाइफ कुछ छिपा रही है। जिस दिन ये सब हुआ वो एक वर्किंग डे था, फिर भी वो अपनी बेटी को रात 10 बजे तक घुमाने ले गए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। क्या उसके पास वहां न होने का कोई पक्का सबूत है? जब
तुमने उसकी एक्स वाइफ के बारे में बात की तो तुमने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। बिहेवियरल साइंस के हिसाब से ऐसा इंसान तब करता है जब वो बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा हो। मुझे पूरा यकीन है कि जांच के नतीजे तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे साथ बात करना सच में बहुत थका देने वाला काम है, लेकिन टॉम इस बात में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था कि फिल्म की टिकटें कहाँ मिली थी। अगर उन्हें जानबूझ कर रखा गया था तो ये और भी अजीब बात है। अगर वो सच में कातिल है और उसने चालाकी से उन टिकटों को ब्रोशर के अंदर छिपा कर रखा था ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ ले, तो ये औरत बहुत शातिर है। तभी जॉन का ध्यान टॉम की मेज पर रखे एक लिफाफे पर गया जो बिल्कुल डेविड वाले लिफाफे जैसा था। कल मैं एक आदमी से मिला था, उसके पास भी ऐसा ही एक लिफाफा था। ये इंटरनेशनल मैथ एंड फिजिक्स एसोसिएशन की चिट्ठी है। हमारा दायरा बहुत बड़ा नहीं है। उसका नाम क्या था? डेविड। वो मरने वाले की एक्स वाइफ के पड़ोस में ही रहता है। दरअसल टॉम और डेविड दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। एक मैथ्स में जीनियस था तो दूसरा फिजिक्स में। गणित के सवालों को लेकर डेविड में एक अलग ही पागलपन था। वो हमेशा किसी भी सवाल का सबसे बेहतरीन और आसान जवाब ढूंढने की कोशिश करता था। दोनों का स्वभाव थोड़ा अजीब था और इसी वजह से वे अच्छे दोस्त बन गए। सालों बाद डेविड एक मैथ टीचर बन गया और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगा। जब टॉम को डेविड के बारे में पता चला तो वो खुद उससे मिलने पहुंच गया। एक तरफ वो अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहता था तो दूसरी तरफ वो कुछ टटोलना भी चाहता था, क्योंकि जब भी कोई अजीब केस सामने आता है तो उसके आसपास कुछ अजीब लोग या घटनाएं जरूर होती है। इतने सालों बाद भी डेविड पहले जैसा ही था। उसकी जिंदगी बेतरतीब थी। वो अपने रहन सहन पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन गणित को अपनी पूरी जिंदगी मानता था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टॉम ने उस मर्डर केस का जिक्र किया। डेविड थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ये बर्ताव काफी नॉर्मल था। फिर टॉम ने उनके बीच होने वाले पुराने कंपटीशन की बात छेड़ी। दरअसल बचपन में उनके बीच एक शर्त लगी थी। वे एक दूसरे से सवाल पूछते थे और जो ज्यादा सही जवाब देता था उसे ही सबसे समझदार माना जाता था। इन सारे डॉट्स को 4 सीधी लाइनों से एक साथ जोड़कर दिखाओ। तुमने तो मुझे बहुत कमजोर समझ लिया है। लेकिन टॉम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीटर का केस डेविड की तरफ से दी गई उसकी सबसे बड़ी पहेली बनने वाला है। अगले दिन वे दोनों एक साथ काम पर जा रहे थे। तभी एक पुल के नीचे से गुजरते हुए उन्हें एक भिखारी मिला। टॉम ने कुछ पैसे निकालकर उस भिखारी के कटोरे में डाल दिए। ये लोग समाज के लिए किसी बेकार चीज की तरह होते हैं जो हर दिन एक बेमानी सी जिंदगी जीते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही छोटी सी बात आगे चलकर इस केस को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी बनेगी। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने बाकी संदिग्धों को केस से बाहर कर दिया था और अब सारा ही अकेली संदिग्ध बची थी। 10 तारीख को सारा ने काम के बाद अपनी बेटी के साथ फिल्म देखी थी। इस बात को साबित करने के लिए उसके पास फिल्म की टिकटें भी थी। फिल्म खत्म होने का समय 9:30 बजे था और पीटर की मौत का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच का था। सिनेमा हॉल से नदी तक पहुंचने में कम से कम कुछ मिनटों का समय तो लगता है, इसलिए ये माना जा रहा था कि सारा के पास मर्डर करने का समय ही नहीं था। फिल्म की टिकटों से कुछ साबित नहीं होता। इसके अलावा मर्डर से 5 दिन पहले पीटर उस नाइट क्लब में भी गया था जहां सारा काम करती थी, ताकि वो उसके बारे में पता लगा सके। मुझे लगता है कि उस पर शक करने की बहुत बड़ी वजह है, लेकिन जिस तरह से मर्डर किया गया है उससे लगता है कि कातिल मरने वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। सारा तो सिर्फ एक कमजोर औरत है। ये बात कुछ समझ नहीं आती। इस बात को पक्का करने के लिए जॉन एक बार फिर सारा के पास गया, ये पूछने के लिए कि फिल्म खत्म होने के बाद वो कहाँ गई थी। सारा के बताए अनुसार जॉन एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचा और वहां के सीसीटीवी कैमरे में उसे सारा दिखाई दे गई। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। अब सारा पर शक धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हार मानकर जॉन एक बार फिर टॉम के पास गया। हालांकि सारा के पास वहां न होने का पक्का सबूत है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने डेविड का जिक्र किया। आखिर सारा एक औरत है और अकेले वो इतना सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई उसकी मदद कर रहा हो तो बात कुछ और हो सकती है। रॉय ने कभी नहीं सोचा था कि टॉम उसके फैसले को ऐसे सीधा गलत बता देगा, इसलिए वो कभी खून नहीं कर सकता। रॉय के जाने के बाद उसे शायद कुछ याद आया और उसने सैम को कोर्ट में खेलने के लिए बुलाया। कपड़े बदलते वक्त सैम ने कहा, तुम अभी भी उतने ही जवान लगते हो, सच में तुमसे जलन होती है। बस इसी एक बात ने टॉम के मन में शक पैदा कर दिया। उसने सैम की घड़ी के अंदर पानी देखा तो उसे ठीक करने का बहाना बनाया। असल में वो उसे टेस्ट करना चाहता था। उसने रॉय से केस की फाइलें मंगवाई और उन्हें पढ़ने के बाद उसे केस की पेचीदगी समझ आई। सोशल कनेक्शन बहुत सीधे थे। पुलिस ने जिन 3 लोगों पर शक किया था वो सब बेगुनाह निकले। अब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। एक ही संभावना थी कि किसी ने झूठा सबूत बनाया है और टॉम को सैम पर इसलिए शक हुआ, सिर्फ उसकी कही गई उस एक बात की वजह से। एक जीनियस इंसान अपने रूप रंग की परवाह क्यों करेगा? मैं उसे जितना जानता हूँ, चाहे कोई भी परेशानी हो, वो कभी खून करने जैसा बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाएगा। अगर वो इसमें शामिल है तो एक ही वजह हो सकती है कि जब वो वहां पहुंचा तब तक खून हो चुका था। ऐसे में वो क्या कर सकता था? वो सिर्फ ऐसे प्लान बना सकता था जिससे वो सारा को पुलिस से बचा सके। अगर तुम्हें भी सैम पर शक है तो मुझे अब पूरा यकीन है वो बस एक मैथ्स का टीचर है। अगर उसने ऐसा किया है तो कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। तुम गलत हो। अगर सैम सच में इसमें शामिल है, अगर सच में वो सारा को पुलिस से बचा रहा है, तो तुम बड़ी मुसीबत में हो। रात को सैम ने सारा को फोन किया। उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था, बस उसके कहे अनुसार चलना था। भले ही पुलिस सच जान ले, फिर भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। लगता है उस पुलिस वाले को शक हो गया है। उसे पता है कि ये मैंने किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हर दिन मैं बस सोचती हूँ कि पुलिस को सब सच बता दूं। उन्हें जब तक नया सबूत नहीं मिलेगा वो किसी नए इंसान पर शक करेंगे। मुझ पर भरोसा रखो। नए सुराग की तलाश में पुलिस ने फिर से क्राइम सीन की जांच की। रॉय की बातों से टॉम ने कुछ सवाल उठाए। हम कैसे कह सकते हैं कि वो साइकिल से आया था? कातिल ने मृतक के कपड़े उतार कर क्यों जलाए? क्या सिर्फ उसकी पहचान छिपाने के लिए? ये तो उसका चेहरा और फिंगरप्रिंट मिटाने जैसा ही है, लेकिन कपड़े पूरी तरह क्यों नहीं जले? कपड़े जलाने में तो सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। कातिल के पास लाश को ठिकाने लगाने का इतना वक्त था, लेकिन कपड़े जलाने के लिए कुछ मिनट भी नहीं थे। और एक बात, कातिल इतना चालाक था फिर भी साइकिल से अपने फिंगरप्रिंट मिटाना कैसे भूल गया? सबसे अजीब बात तो यह है कि उसने लाश नदी किनारे क्यों फेंकी, जहां हमेशा भीड़ रहती है। हो सकता है कातिल खुद चाहता हो कि लाश जल्दी मिल जाए। ऐसे देखा जाए तो ये सब शायद जानबूझकर किया गया था। उस दोपहर सारा की मुलाकात सैम से सुपरमार्केट में हुई। हालांकि सैम ने कहा था कि वो अनजान बनने का नाटक करेंगे, लेकिन सारा खुद को रोक नहीं पाई और पूछ लिया, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? सैम ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। सैम एक जीनियस था, लेकिन मैथ्स के अलावा उसकी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन था। जब से सारा और उसकी बेटी वहां रहने आई, सब बदल गया। सारा ने एक खाने की दुकान खोली थी जहां सैम रोज जाता था। सारा का प्यार से बात करना उसे अच्छा लगता था। रात के समय लिली की बांसुरी की आवाज सुनकर उसे बहुत सुकून मिलता था। इसलिए सारा उसके लिए सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक परिवार जैसी थी। मर्डर के बाद से सैम और सारा का रिश्ता काफी गहरा हो गया था, लेकिन एक आदमी के आने से सब कुछ बदल गया। वो था केविन। सारा
पहले एक क्लब में काम करती थी और केविन उसका पुराना कस्टमर था जो उसका काफी ख्याल रखता था। इस बार वो उससे पुराना रिश्ता फिर से जोड़ने आया था। सारा ने खास तौर पर उसके लिए तैयार हुई थी क्योंकि केविन अमीर था और उसके पास पावर थी। वो एक अच्छा विकल्प था। लेकिन सारा ने सोचा नहीं था कि सैम उसे केविन के साथ डेट पर देख लेगा। सैम उड़ा और वहां से चला गया। सारा अंदर से घबरा गई और ये सब कुछ दूरी पर खड़े रॉय ने देख लिया था। घर लौटकर सैम बहुत बेचैन था और एक तरफ बैठ गया। उसके लिए सारा का ऐसा करना एक धोखे जैसा था। उसके दिल में नफरत का बीज बो दिया गया था। टॉम को पता था कि मौका मिल गया है। वो सैम के पास गया और बोला कि आज सारा की दुकान पर खाना खाते हैं। दुकान पहुंचने के बाद सैम डरा हुआ था कि टॉम को कुछ शक न हो जाए, इसलिए उसने सारा को इशारा किया। सारा उसका इशारा समझ गई और चुप रही। टॉम को अभी तक कुछ भी अजीब नहीं लगा था कि तभी केविन वहां आ गया। आज काम कैसा चल रहा है? ठीक है, काम खत्म होने के बाद हम बाहर खाना खाने चलेंगे। टॉम बहुत चालाक था। उसने सैम के चेहरे के बदलते भावों को नोटिस कर लिया। उसने सही मौके का फायदा उठाते हुए सैम को अपने ऑफिस आने के लिए कहा। सैम मना नहीं कर पाया और इस तरह उनके बीच एक दिमागी खेल शुरू हो गया। टॉम ने केस की बात छेड़ी। नदी किनारे जो लाश मिली है, लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। क्या तुम पिछले कुछ दिनों में नदी किनारे गए हो? हाँ, कभी कभी दौड़ने जाता हूँ। तभी मैं सोचूं, मैंने तुम्हारी घड़ी खोलकर देखी थी और उसके अंदर जो पानी था उसका केमिकल टेस्ट भी कर लिया। इत्तेफाक से उस दिन मैं पुलिस के लिए नदी किनारे की मिट्टी का भी टेस्ट कर रहा था। मर्डर से 2 दिन पहले ही एक फैक्ट्री ने नदी में गंदा पानी छोड़ा था, इसलिए मिट्टी में कुछ केमिकल मिले थे और उस कीचड़ वाले पानी के केमिकल्स तुम्हारी घड़ी के पानी से बिल्कुल मैच करते हैं। मैं पिछली बार वहां गिर गया था। कहाँ गिरे थे? ज्यादा चोट लगी थी क्या? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। अब नदी किनारे मत जाना। कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तुम्हें थोड़ा बचकर रहना चाहिए। सैम बिल्कुल शांत रहा। जाते वक्त टॉम ने उससे एक सवाल पूछा। मेरे दिमाग में एक सवाल आया है। ऐसा सवाल बनाना जिसे कोई सुलझा ना सके या फिर उस सवाल को सुलझाना, दोनों में से क्या ज्यादा मुश्किल है? ये बहुत दिलचस्प है। घड़ी का सुराग मिलने के बाद पुलिस ने सैम पर शक करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि उसने उस दिन छुट्टी ली थी और उसके पास कोई सबूत भी नहीं था कि वो उस वक्त कहा था। इसलिए रॉय ने जानबूझकर केविन की फोटो सैम को दिखाई। इसका नाम केविन है। जब सारा क्लब में काम करती थी तब ये उसका पुराना कस्टमर था। आजकल वो अक्सर मिलते हैं। तुम तो सारा के पड़ोस में रहते हो, क्या तुमने से देखा है? रॉय मुस्कुराया। उसका काम हो गया था। सैम जैसे इंसान के लिए प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं चाहता हूं कि सैम अब कोई गलती करे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सैम ने केविन का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि केविन अक्सर सारा को महंगे रेस्तरां में ले जाता है। इसके बाद उसने दोनों की तस्वीरें प्रिंट करवा ली। तुम्हारा इस आदमी के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हें भी पता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। अभी के अभी उससे रिश्ता तोड़ दो, वरना मैं उसे भी रास्ते से हटा सकता हूँ। अपना गुस्सा निकालने के लिए सैम ने गुंडों से केविन पर हमला करवाया और उसे धमकी भरा लेटर भी भेजा ताकि वो सारा से दूर रहे। पुलिस की नजर में सैम प्यार में पागल एक ऐसा इंसान बन गया था जो कुछ भी कर सकता था, पर उन्हें नहीं पता था कि ये सब उसका प्लान था ताकि वो अपने अगले प्लान को अंजाम दे सके। इसी बीच टॉम को सैम का मैसेज आया जिसमें उसने टॉम को अगले दिन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बुलाया था। टॉम भी मान गया क्योंकि वो जानना चाहता था कि सैम आखिर क्या प्लान बना रहा है। ये एक ऐसा पहाड़ था जहाँ कोई नहीं आता था। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे और अजीब सा डर लग रहा था। कुछ देर बाद टॉम थक गया तो सैम ने उसे रुकने के लिए कहा और खुद एक लकड़ी के घर से कुल्हाड़ी उठा लाया। सैम के चेहरे के खतरनाक भाव देखकर टॉम अचानक से डर गया। क्या हुआ? थक गए? नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। सैम ने अपने बीते हुए कल की बात शुरू की। उसने कहा कि मैथ्स एक ऊंचे पहाड़ जैसा है। कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान वही भटकता रहता है और चोटी तक नहीं पहुंच पाता। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एक बार तो उसे खुदकुशी करने का भी ख्याल आया था। जिंदगी एक सूखे पत्ते की तरह है जो कभी भी मुसीबत में फंस सकता है और इंसान बस लहरों के साथ बह सकता है। टॉम ने बताया कि उसने एक बार साउंड वेव से हुए मर्डर का केस सॉल्व किया था। कातिल एक फिजिक्स का डॉक्टर था। पकड़े जाने के बाद उसने एक बात कही थी। उसने कहा कि अगर हम उसे नहीं पकड़ते तो भी वो खुद आकर पुलिस को अपना जुर्म बता देता, क्योंकि वो उस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकता था। टॉम की ये बातें असल में सैम के लिए थी। पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बेहतर था कि सैम खुद सरेंडर कर दे ताकि उसकी कुछ इज्जत बनी रहे। कुछ दिन बाद लिली को एक म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए जाना था, लेकिन सारा बहुत बेचैन थी। दोपहर में उसे सैम का फोन आया जिसने बताया कि उसने सारा के लिए एक लेटर छोड़ा है। सारा को कुछ गलत लगा और वो भागकर घर गई। सैम के लेटर में एक धमकी लिखी हुई थी और साथ में लिली की कुछ तस्वीरें भी थी। उसे लगा कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। उसने तुरंत रॉय को फोन किया। इंस्पेक्टर रॉय, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। लिली आज परफॉर्मेंस के लिए शहर से बाहर जा रही थी, इसलिए वो अभी रास्ते में ही होगी। दूसरी तरफ टॉम को पता चला कि कोई उसके ऑफिस में घुसा था। चेक करने पर उसे पता चला कि वो साउंड वेव मशीन गायब है और उसे चुराने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सैम था। जल्द ही रॉय